बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतील साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, फाइनली वो कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके। क्रिकेट के मैदानों से बिल आखिर तमाम पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खुशी की खबर तो आ गई है, मगर एक तरफ तो ये खुशी की खबर है, मगर दूसरी तरफ प्रोग्राम मुकाबिल के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आमिर साहब, एक और भी अहम चीज़ है जिसको लिंक किया जा रहा है। हम सब जानते हैं सियासत हमारी, इकॉनमी हमारी, हमारा कानून, अदालतें और बार, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से लिंक है। आजकल तो वैसे भी सियासत अदालतों और कानून के हवाले से ज़्यादा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात हुए हैं और पीडीएम की हिमायत याफ्ता आसमा जहांगीर ग्रुप वो जीत गया। क्या आपको लगता है कि कुछ इसका लिंक डेवलप होगा आइंदा आने वाले दिनों में, कुछ इसका ताल्लुक है इसमें? जी, बहुत ही ताल्लुक है। ये बहरहाल एक ट्रेंड्स की निशानदही करती है, क्योंकि वकला बरादरी पाकिस्तान की जो है वो सबसे आर्टिकुलेट है, पॉलिटिकली सबसे एक्टिव है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है। वकीलों को हाथ डालते हुए ना हर कोई ज़रा डरता भी है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल ट्रेंड्स की निशानदही करती है। और इसके अंदर बड़े मज़ेदार आए हैं कि इसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के जो शहजाद शौकत साहब हैं, उन्होंने तकरीबन 464 का मार्जिन लेके जो हामिद खान ग्रुप के जो मियाँ अब्दुल कद्दूस हैं उनको 1242 मिले हैं, इनको 1706 वोट मिले हैं। सो 464 के वोट से ह्यूज मार्जिन के साथ वो जीते हैं। तो इनकी जाहिर है ये तासुर तो ये है कि एहसन बून और नजीम तारड़, क्योंकि आसमा जहांगीर ग्रुप के वो कर रहे थे, सपोर्टर रहे थे, और हामिद खान का ताल्लुक क्योंकि पीटीआई से है, तो आप ये एक लिहाज से ये एक तासुर है कि जी ये एक किस्म का एक टेस्टर था, टीजर था, जिससे कि थोड़ा सा ये दोनों पार्टियां आमने सामने थी। मगर ये टोटली ऐसे भी नहीं है कि लार्जली, क्योंकि आसमा जहांगीर ग्रुप की जो है, पहले मैं फिगर्स दे दूं कि इसके अंदर जो अगर ये वाला तासुर लिया जाए कि ये एक आप समझ लें किस्म का टेस्टर है कि थिंग्स टू कम, तो इसकी डिटेल्स बड़ी मज़ेदार हैं कि गोशम, अगर ये पहले बता दूं कि ये टोटली ऐसे भी नहीं है, क्योंकि हामिद खान के जो है कई पीटीआई के अंदर भी कुछ मुखालिफ धड़े भी हैं, कुछ उनके हक में भी हैं। सो इट्स नॉट टोटली पीटीआई वर्सेस पीडीएम, मगर यस ही इज़ अ पीटीआई पर्सन, तो इसलिए पीटीआई की एक टैग तो है। दूसरी तरफ भी सारे जो आसमा जहांगीर के अपने भी एक वोटर हैं जो कि क्रॉस द बोर्ड जो है वो एक बड़ा नाम थी वकीलों का, और वकीलों की सियासत के हवाले से भी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, तो उनका जो है वो पार्टी से ऊपर थी। तो मगर इस वक्त क्योंकि उनकी पीडीएम एक्स पीडीएम जो थी वो सारी उनकी हिमायत कर रही थी, इसके अंदर जेयूआई भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, और उनका अपना एक ग्रुप है वो भी सारे थे। तो ये वन वर्सेस ऑल वाला था। तो ये समझ लें कि एक तो है कि ये सारी पार्टियां जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, कि जो ख़ास तौर पे अभी जिस तरह खुली डैगर्स ड्रॉन हो गए हैं, एक दूसरे से मुतारब ऑलरेडी हो चुकी हुई है पीडीएम की, आज पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग वर्सेस जेयूआई, ये नज़र नहीं आ रहा कि इनका कोई ज़्यादा आपस में इत्तेहाद हो सकेगा। तो ये इस तरह इलेक्शंस में नहीं होगा। लेट से किसी जगह अगर कहीं इनकी आपस में हो तो मिला के फिर भी ये थोड़ा सा जो एक आप समझ लें ये पीटीआई के लिए कुछ इशारे हैं। अब ये इस पे बहस है कि आया ये इस वजह से क्योंकि ये तासुर है कि पीटीआई ने नहीं जीतना और वो इस वक्त कॉर्नर्ड है, उसका कितना फ़र्क पड़ा है, पीटीआई की अपनी कितनी स्ट्रेंथ है और ये कितना रिफ्लेक्ट करता है, मगर फिर भी बहरहाल रिफ्लेक्ट करता है। ख़ास तौर की वो जो कहते हैं ना कि डिटेल्स इंपॉर्टेंट होती है, कि जो है ना सारी तफसील ज़्यादा अहम है। सो तफसील के अंदर जो सबसे दो अहम है कि लार्जली हर जगह से ही पीटीआई हारी है, मगर पीटीआई जीती है कोयटा से। वहाँ जो है पीटीआई के जो हामिद खान ग्रुप के अब्दुल कद्दूस हैं उन्होंने 103 वोट लिए हैं, और शहजाद शौकत साहब ने 73, तो 30-35 वोटों के से। और कोयटा आपको पता है बलूचिस्तान है, और निगरान वज़ीर आज़म भी वहाँ से हैं, तो वहाँ का एक ये बड़ा, कराची से भी पीटीआई ग्रुप जीत गया। कराची में भी मार्जिन के साथ 50 के मार्जिन से पीटीआई जीती है। शहजाद शौकत ने 168, अब्दुल कद्दूस साहब ने 193 वोट लिए, 193 वोट्स लिए। अब ये भी वहाँ पे अब कहने को कराची में
अब देखिए पीटीआई इलेक्शन डाउन जा रही है, एमक्यूएम को हो रही है, मेयर के इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी इमर्ज कर रही थी, पीपल्स पार्टी इमर्ज कर रही थी और एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा था। तो ये सारे मिला के यहाँ कराची का है। बाकी जो है जनरली जो है सभी जगहों से तकरीबन शहजाद शौकत साहब जीते हैं। लाहौर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर आसमा जहांगीर ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा हमेशा लाहौर उनका गढ़ रहा हुआ है, तो उसमें उनको वहाँ पे लाहौर से उनके कैंडिडेट को शहजाद शौकत साहब को 611 और 465, ये तकरीबन 150 के लाहौर में अंदर मार्जिन है। मुल्तान में जीत गए हैं आसमा जहांगीर ग्रुप, मगर मोर लेस मार्जिन ज़्यादा नहीं है, एक को 98 मिले हैं, उनको 81 मिले हैं, तो ये 15-20 वोटों का फ़र्क है। सबसे हैरान कुन जो है वो बन्नू का है। बन्नू में पीटीआई वर्सेस जेयूआई रहता है। वहाँ पे एक तो है कि जाहिर है उनके गवर्नर अभी भी क्योंकि जेयूआई के हैं, समझी हैं मौलाना फजल रहमान पे, ये कह सकते हैं कि मेयर भी पेशावर के उनके अपने हैं और वो इस वक्त उनकी वहाँ पे होल्ड है। मगर फिर भी वहाँ का जो रिज़ल्ट है वो बड़ा खौफनाक है कि वो 34 वोट जो हैं वो आसमा जहांगीर ग्रुप को मिले हैं और पीटीआई के जो हामिद खान ग्रुप है उसको 1 वोट निकला है। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा ही मार्जिन है। तो बाकी जगह से भी यही है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि ये बहरहाल जो मर्जी कर लिया जाए, एक थोड़ी सी निशानदेही कर ली गई इसमें करती है, ज़रूर ये ट्रेंड्स को पॉलिटिकल को बताती है कि अभी कोई रिसेंटली कोई बाई इलेक्शन नहीं हुआ या अभी नहीं है, तो ये एक ट्रेंड है जिसके लिए पीटीआई के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। अगर इसको मान लिया जाए कि थोड़ी वैल्यू तो इसकी है, मगर काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं। मगर जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात है, मैं समझता हूँ आयरॉनिक भी है, वो ये है कि एक रिवर्सल है। रिवर्सल ये है कि आसमा जहांगीर जो थी उनकी सारी उम्र जो स्ट्रगल थी वो जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक हमेशा जो है ना वो एक समझ लें परेशानी का बास ही रही हैं। बहुत ज़्यादा उनका एक सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए बड़ा स्टांस रहता था। मगर इस वक्त जो उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे वो लोग हैं वो जो पीडीएम जो कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट पार्टीज हैं, वो आसमा जहांगीर के उसमें चली गई हैं। हाँ। और जो कल की जो सिलेक्टेड पार्टी थी सो कॉल्ड पीटीआई जो है वो उनके अगेंस्ट हो गई है। मगर इसके अंदर जो मेरा ख्याल है फिक्रमंद करना चाहिए वो जो लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं कि उनके लिए परेशानी ये है कि ये दोनों ग्रुप जो हैं, आसमा जहांगीर का भी जो ग्रुप है, जितना मर्जी इन पार्टियों ने पीडीएम की सपोर्ट किया गया हो, पर उनका जो है सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, आइन के लिए, अदालत के लिए जो है ये समझ लेना कि जी वो बगल बच्चा है, वो बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ खड़े होंगे। और दूसरा ग्रुप तो जाहिर है अपनी मजबूरी है, हालात की वजह से पीटीआई तो खड़ी हो ही रही है। सो दोनों ग्रुप एक प्रॉब्लम हो सकते हैं कि इस वक्त वकीलों की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि आइन की बहाली, सिविलियन सुप्रीमेसी और अदालतों की बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई ये अब मंशूर आ गया है। तो ये सारा ग्रुप समझ लें कि एक लिहाज से ये जो फतह है, विक्ट्री है, ये आइन और सुप्रीम कोर्ट की भी समझ ये बहुत अच्छी बात है। मुझे आपसे एक छोटा सा इख्तलाफ है आमिर साहब, आपने जितनी भी सियासत के ऊपर गुफ्तगू की है, जाहिर सी बात आपने पीटीआई की बात की, नून की बात की, पीपल्स पार्टी के बारे से भी तफसीली बात करेंगे। मेरा इख्तलाफ आपसे यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ पर आप देख रहे हैं? पंजाब के अंदर वो तेजी से उभर रही है, बड़े बड़े नाम उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, मगर आपके तज्जिए के अंदर कहीं भी मुझे आईपीपी का कोई जिक्र नजर नहीं आ रहा। बात यह है कि वो आईपीपी जो है उन्होंने, मैं किस बुनियाद पे करूं, उनके पास जो है एक आधा रोज़ का भी, आज गुलाम सरवर साहब फॉर एग्जाम्पल चले गए, उनके पास ज्वाइन कर लेते हैं। मगर अभी भी जो है ना वो आप पॉपुलर के पंजाब में अभी ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक तरफ आप नून लीग को ये सपोर्ट मिल रही है ऑफिशियली, ज़ाहिर है जिस तरीके से उनको सी ऑफ किया गया, जिस तरीके से उनकी एकदम से अदालती फैसले जिस तरह फैसिलिटेट किया गया, जिस तरह जलसे की इजाज़त दी गई, तो वो नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ जो है उनको फ्री रेंज नहीं दी जा रही, बागें टोटली उनके हाथ में नहीं पकड़ाई जा रही कि ये जो टांगा आप ही चलाएं। सो साथ में भी थोड़े से ना रेडे टाइप चल
रहे हैं वो आईपीपी उनमें से एक है। आईपीपी के भी अंदर भी जाहिर है कि ये जो लोग शामिल करवाए जा रहे हैं कहीं ना कोई ना कोई बैठ के कुछ ना कुछ तो सोच रहा है जो इसके पीछे हो रहा है। सो एक इसका फिर देखना ये होगा कि ये आपस में क्या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे नहीं लगता कि अंडरस्टैंडिंग होगी। अलीम खान साहब भी ये कह चुके हैं कि हम इन सब के खिलाफ लड़ेंगे और नून लीग अफोर्ड नहीं करती किसी तरीके से कि इनके साथ मिलकर करे। और वो क्यों करे वो चाहेंगे मैक्सिमम अपनी पंजाब उनकी फोर्ट्रेस है, वो वोट यहाँ से मैक्सिमम सीटें निकालना चाहेंगी तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। तो ये पता नहीं वोट अगर कोई दिलवाए जाएंगे तो वो डिवीजन ऑफ वोट होगा, इसका फ़ायदा किसको होगा, ये सारा है। पर इस सारे गेम के अंदर जो है मैं ये कर दूँ कि पीपल्स पार्टी एक बीच में जो है आप ये समझ लें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी का रोल बड़ा कलीदी हो गया है, क्योंकि इस वक्त वो बीच में एक स्पॉइलर हैं कि उनको बिल्कुल, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि वो कॉर्नर पे लगाया जा रहा है, उनकी तरफ से दिन ब दिन जो है मज़ाहमत बढ़ती जा रही है, उनके जो है तकरीरें सख्त होती जा रही हैं। पहले उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि जनाब वो नहीं है, अब नया उन्होंने लेटली जो है इलेक्शन टाइम पे करवाने का उन्होंने काफ़ी तवत्तर के साथ वो कह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी वो कह रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई जो है ना इसका भी शामिल होना बड़ा ज़रूरी एकदम जब वो हक में आ गया। मुझे नहीं पता कि ये आया वो इस्टेब्लिशमेंट को डराने के लिए कर रहे हैं या वो वाकई अपनी जो खोई भी इज्जत, बहरहाल क्योंकि ये जो उन्होंने आखिरी दिनों में कानून साजी की 16 महीने की हुकूमत के 16 महीने के दौरान और ख़ास तौर पे 16 महीने के आखिरी महीने में जो जिस तरह के कानून साजी की, उनकी जो माजी था जमहूरियत की हवाले से और बाकी आइन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, उसको पता नहीं उस ब्लॉट्स को क्लियर कर रहे हैं और अपना वो वाले दाग धोना चाहते हैं या वो इसके ज़रिए रूम टू मनूवर ढूंढ रहे हैं। सो वो भी बहरहाल एग्जिस्ट करते हैं। तो एक यहाँ जहाँ आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ के कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो बहरहाल वो एक बड़ी पार्टी है, वो एक किंग मेकर भी होंगे, उनका रहना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा नज़रें मैं देखना चाहूँगा वो पीपल्स पार्टी के ऊपर नज़रें हैं, क्योंकि ये मोरलेस सबका नज़र आता है कि इनकी सबकी गेम क्लियर है कि नवाज शरीफ साहब वो विद एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट ये बिल्कुल ये करना चाह रहे हैं। अब खुद क्या करेंगे, कितना करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखना होगा। पीटीआई को ज़ाहिर है दफन किया जा रहा है, देखना होगा कि कितना किस तरह किया जाएगा ये सारा मामला, क्या ये इतना आसान होगा। और ये ख़ास तौर पे जो लम्स यूनिवर्सिटी में जिस तरह ये बच्चों के सवालात आए हैं उसके बाद से और सवाल पीपल्स पार्टी जो है ना उसका अभी गेम क्लियर नहीं कि उनके मतलब क्या फैसले हैं और उनका अपना उसके मतलब क्या मज़ामती रवैया होगा, ये गौर करने। चलिए जरा अभी ब्रेक की तरफ हम बढ़ते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से हम बड़ी तफसील से बात करने जा रहे हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से आम आदमी के ऊपर बम तो काफी दिन पहले ही गिरा दिया गया था। पेट्रोल के हवाले से कहा जा रहा था कुछ रिलीफ मिलेगा, मगर आज कुछ अच्छी ज्यादा खबरें मौसूल नहीं हुई। गैस के हवाले से भी एक और बड़ा खतरनाक किस्म का बम आवाम के ऊपर गिरा दिया गया है। आम आदमी तो जमीन से लग गया, दीवार से लग गया, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्या इकोनॉमी की सूरत हाल इस हद तक पतली हो गई है, कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन है या नहीं, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। बिजली, गैस हो या फिर मैशत का कोई भी ऐसा कोना हो, उसके ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू होगी। इस वक्त हमारे साथ माहिर मैशत हारून शरीफ साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। जी बहुत शुक्रिया हारून। आपसे पूछते हैं, मैं थोड़ा सा बस सिर्फ नाज़रीन को बता दें कि क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, हम तो अपनी सियासत में लगे हुए हैं, क्रिकेट में लगे हुए हैं, मगर महंगाई सबसे बड़ा मसला है। तो कुछ अच्छी खबरें भी आई थी कि पेट्रोल की कीमत जो है वो कम की गई थी, डॉलर का रेट बेहतर हो रहा था और अभी ग्रोथ के भी कुछ बेहतर फिगर्स हैं, टैक्स के भी बेहतर हैं। मगर जो गैस के जो खौफनाक किस्म का 172% जो है ना घरेलू सार्फिन के लिए जो कीमत बढ़ा दी गई है कि अभी जो प्रोटेक्टेड सार्फिन जो हैं उनके लिए मीटर पर 10 रुपये से 400 रुपये स्ट्रेट बढ़ा दिए गए जो कि फिक्स चार्जेस हैं। और ये अब जाहिर है, आज वो मैं देख रहा था मिनिस्टर साहब को तो कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर है, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे
ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट को अगर लॉजिक समझाएंगे कि ये करेक्शन करनी ज़रूरी है, हम अपनी जेब से ये पैसे नहीं दे सकते, मगर आम आदमी को ये नहीं समझाया जा सकता कि इतने 172% जो है ना गैस की कीमत आपके लिए अच्छा है और ये आपके हक में है। तो ये मैं समझ रहा था उनकी जो है ना, उनकी मैं अकल पे को दाद दे रहा था कि माशाल्लाह बड़े समझदार आदमी हैं। मेरा आपसे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ इस पे, पहले गैस पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं हारून। वो ये कि आप से जब भी हम बात करते हैं एक बहस रहती है कि जनाब पाकिस्तान के एक मसले के अंदर हम जो है एलीट कैप्चर जो है कि जो उमरा के एलीट के बिग इंडस्ट्री बिग एवरीथिंग के जो उनको अभी भी एग्जम्पशंस और सब्सिडीज़ हैं और 2000 अरब का फिगर बताया जाता है कि अभी भी चल रहा है। जब आप ये कहते हैं कि जनाब IMF की उसमें हमारे लिए मजबूरी है, गैस को करनी आती है, समझ आती है, मगर आज भी फॉर एग्जांपल उन्होंने 45 अरब रुपए का फर्टिलाइज़र को जो है ना सब्सिडी दी। और मुसद्दिक मलिक साहब जो है, मैं कई चीज़ों में उनका नाकिद रहता हूँ, उन्होंने कहा जनाब ये फर्टिलाइज़र जो है ना ये की जो इंडस्ट्री है ये 50% जो है ना मुनाफा कमाती है और जबकि ग्लोबल जो एवरेज है वो 7% है। तो अगर तो ये इनको सब्सिडी देने के बाद वो आम आदमी को या किसान को दी जाए, सस्ती खाद मिल रही हो, उससे लिंक्ड हो, तो चलें फिर समझ भी आता है। अगर इनको ही मुनाफा देना है 50% और आम आदमी को कहना है कि नहीं जी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये ज़रा पहले तो गैस के मतलब, फिर ये लार्जर जो है कि सिर्फ ये सारा घूम फिर के गरीब आदमी को ही फैंटी लगाना है, एक ऑप्शन रह जाती है। जी आमिर साहब, आपने बहुत से सवालात उठाए हैं। देखिए, पहली चीज तो हम सबको बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है और होनी चाहिए कि जिस एलीट की आप बात कर रहे हैं वो एक एक्सट्रैक्टिव एलीट है, जिसका काम है कि लोगों से एक्सट्रैक्ट करना रेंट्स या यूटिलिटी के मद में पैसे और उसको आपस में तकसीम कर लेना। ये वो एलीट नहीं है जो इंक्लूसिव एलीट है, जो कुछ अपने प्रॉफिट्स शेयर करेगी या लोगों के का ख्याल करेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब मेरा ख्याल वक्त ये आ गया है कि बड़ी स्ट्रांग कम्युनिकेशन चाहिए कि जिन हम इंडस्ट्रीज को हमारे मेरे और आपके पैसे से हम फाइनेंस कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो जो हम पैसा दे रहे हैं उसका हमें बताया जाए कि कौम को क्या रिटर्न मिल रहा है। देखिए ना जी, अगर आप पैसा देते हैं और वो ना फॉरेन एक्सचेंज कमाता है, ना जॉब क्रिएट करता है, बल्कि लोकल इंडस्ट्री से, लोकल मार्केट से पैसे कमाए जा रहे हैं या डॉलर्स को मुल्क से बाहर रखा जा रहा है, तो ये तो मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। फिर तो सब्सिडी ड्यू बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर वो मेरी एक्सपोर्ट बढ़ाने के टारगेट मीट करते हैं, ज़र मुबादला लाते हैं, टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं, क्वालिटी अपनी प्रोडक्ट्स की बढ़ाते हैं, ये टारगेट सब देने की जरूरत है और बड़े स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंट मेजर्स में, ताकि गरीब को पता चले कि जो उसका बिल बढ़ रहा है और जहां जा रहा है उसकी वहां पर बेहतरी कहां पर है। ये जो अभी हम, और दूसरा हमें ग्रेजुअल बढ़ाने चाहिए। जो शॉक्स देते हैं हम लोगों को कि एक तरफ पेट्रोल कम किया, दूसरी तरफ गैस को बढ़ा दिया। देखिए, ये चीज मैं आज से कोई 7-8 बरस पहले हमने एक स्टडी की थी जब मैं वर्ल्ड बैंक में था। तो हम उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान के पास में पर्सनली गया कि देखिए आपके पास गैस जो है वो अपने जितने आप कनेक्शंस दे चुके हैं उससे बहुत कम है, तो आपको इस वक्त एक ओवरऑल बिजली और गैस की प्लानिंग के ऊपर एक पॉलिसी की जरूरत है ताकि मजीद आप बंद कर दें। लेकिन होता यह है कि हम सियासी बुनियाद पे हर जगह गैस की भी लाइनें बिछाते जाते हैं। अब तो कोई चारा नहीं है लोड शेडिंग के बगैर। अच्छा, फिर जो चोरी हो रही है जो हमारी कंपनियों में, मैं सर हारून आपकी बात को ना, एक बात को, आपकी बात को अपने अल्फाज में जरा जो मैं अखज़ कर रहा हूं मैं रिपीट कर दूं कि ये चाहे पार्लिमानी हुकूमत हो, जमहूरी हो, चाहे निगरान हो, जो मर्जी हो, मगर एक पैटर्न है यहाँ पे कि आप वही लोग पॉलिसी साज होते हैं। ये जिस एलीट की बात कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा किया कि आपने तफरीक कर दी है कि वो इंक्लूसिव अशराफिया नहीं है, ये रेंट सीकिंग अशराफिया है जो कि खुद ही पॉलिसी बनाती है, खुद ही ये गवर्नमेंट में होते हैं और खुद ही
वही एप्टमा जो है वो लेके आ जाती है कि जनाब ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि जनाब हमें ये आप फैसिलिटीज दें तो हम ये आपके लिए कर देंगे, और वो खुद ही कैबिनेट में भी बैठे होते हैं, पॉलिसी मेकर्स में भी बैठे होते हैं, और ये वो सुराख है जिसका हमें कोई 50 दफा इससे डस चुके हैं। मगर अगेन वही लोग सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप के पास पहुंच जाते हैं और वही नुस्खे बताते हैं और वही होता है। प्लीज कैरी ऑन। जी देखिए आमिर साहब, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसकी नोयत बदलती आ रही है। पहले आपको याद हो, आज से 30-40 साल पहले फ्यूडल एलीट का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। फिर 80s और 90s में प्राइवेट सेक्टर की हमारी इंडस्ट्रियल एलीट का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। फिर हमने 2000 के बाद जो टाइम देखा उसमें ट्रेडर्स का और रियल एस्टेट वालों का और स्टॉक मार्केट वालों का पब्लिक पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया। अब जो मैं ये देख रहा हूं, ये इन्फ्लुएंस हम बहुत सालों से वॉच कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी के ऊपर ये एक छोटे ग्रुप का, जिसको आप एलीट कहते हैं, उसका अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो सारे इस वक्त इंटरलिंक्ड हैं। हम इसको इकोनॉमिक्स की जबान में ये कहते हैं, देखिए आप अगर ऑनेस्ट मीन्स से एलीट बनते हैं, पैसा कमाते हैं, वो अच्छी बात है। अगर आप वो पैसा कमा के टैक्स देते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, वो और अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैसा कमा के अपनी, इसको हम एलीट बार्गेन कहते हैं, वो बार्गेन ये कहते हैं कि सिर्फ हमने एक दूसरे को फायदा पहुंचाना है और बाकियों की हम परवाह नहीं करते, वहां पर नेशंस जो हैं दे स्टार्ट फेलिंग। हम वहां पर फेल हो रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूटिव एंगल या फायदा हमें नहीं दिख रहा। इस वक्त जैसे हम प्राइवेटाइजेशन की भी बात करते हैं, देखें सवाल प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सवाल ये है कि हम टैक्स पेयर का पैसा इन इनएफिशिएंट जो एलीट्स ने इनको बिल्कुल खोखला कर दिया, हम क्यों दें? हमें टैक्स पेयर का पैसा रोकना है। ये जो चीजें हैं, ये फंडामेंटल चीजें ये है सोचने की। मैं सिर्फ बिल्कुल दूसरी जो सोचने की, मैं चाह रहा हूं क्विकली जो है आपसे ये इनपुट लिया जाए, क्योंकि हमारा सेगमेंट मुख्तसर है, कि ये हमने छापे भी मार लिए, बड़ी अच्छी बात है कि डॉलर को हम नीचे भी ले आए, पेट्रोल भी नीचे आ गया, मगर इन चीज़ों का महंगाई के ऊपर कोई खातिर खा असर नहीं पड़ रहा। और ये मैं देख रहा था कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो 29 जो है वो 32% है, और ये पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन पहले 28 के करीब थी। उसके बाद सीपीआई जो जनरल है वो 31% जो है हो गई है। और जो खतरनाक बात है कि जो रूरल महंगाई है, सीपीआई रूरल की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो 34% है। गाँव में पहले होता था, रूरल एरियाज में महंगाई कम होती थी, अब वहाँ ज़्यादा है। सो इन जो पॉलिसीज़ का कोई महंगाई पे असरात नहीं पड़ रहा, तो अब तो ये गैस की बढ़ रही है, तो ये फिर और बढ़ेंगी। देखिए जो लोग हैं जिन्होंने पहले जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी और उसको उन्होंने कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। आपके सवाल का जवाब यह है कि लोग जिन्होंने प्राइस पास ऑन कर दी है वो अब उसको वापस लेने पर तैयार नहीं है। अब उसकी दो वजूहात है। एक तो बहुत ही वीक हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो प्राइस को समझ नहीं पा रहा और उस याद समझना नहीं चाहता। दूसरी चीज ये है कि उनको यकीन नहीं है कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं ये सस्टेन कर पाएंगे। देखिए बेयकीनी मैक्रो लेवल से लेके नीचे तक हर जगह है। जिस मुल्क को यही नहीं पता कि इलेक्शन कब होने हैं, कौम को यही नहीं पता कि डॉलर को हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से जो नीचे किया वो सस्टेन कैसे होगा। हमारी इकोनॉमिक टीम जो है वो हमारे साथ या अवाम के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही है। हार्डली कोई कम्युनिकेशन इन चीजों पे कौम को कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है। तो मार्केट्स जो हैं जो उन्होंने प्राइसेस पास ऑन कर दी है, ये बड़ा वरीसम है कि पिछले साल के मुकाबले में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लेशन 30% से ऑन एवरेज ऊपर चल रही है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स के अंदर ऐसा नहीं है। अब आप स्टेट बैंक की अगर अभी स्टेटमेंट सुने तो वो कहते हैं जी एक्सटर्नल ग्लोबल फैक्टर्स हैं। आमिर साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज तो मेरा इंटर्न भी कह सकता है। हमें स्टेट बैंक से एक कोई टेक्निकल असेसमेंट चाहिए कि हमने असेस किया है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। हम ये पे मुझे ये सेगमेंट क्लोज करना है, मगर सिर्फ ये है कि ये सारा कुछ जो होता रहा है
बैंकों के जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जब सारी गवर्नमेंट उनसे कर्जा लेके, तो ये तमाम जो पावर लॉबीज़ हैं यही सारा मुनाफा लेके जा रही हैं। और वो आपने कहा कि महदूद टोला है एक अशराफिया का, तो इसके लिए ओलिगार्की, क्लेप्टोक्रेसी, इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपको आइंदा भी तकलीफ जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सियासत के हवाले से बात हो गई, इकॉनमी की बात हो गई, मौसम भी तेजी से बदल रहा है। सियासत का मौसम तो बदल रहा है, एक आम आदमी का भी मौसम बदल रहा है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं। मगर सर्दियां आने से पहले ही दरवाजे पे दस्तक देती हैं बीमारियां, और इन बीमारियों की वजह है पाकिस्तान के अंदर तेजी से फैलती हुई आलूदगी, और खासतौर पर स्मॉग के हवाले से तफसीली एक गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं। आमिर साहब, माहौलियात की आलूदगी के हवाले से हम बात तो करने जा रहे हैं। अभी मैं पढ़ रही थी लाहौर के हवाले से, खासतौर पर लाहौर शहर के हवाले से, कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो लाहौर शहर कर रहा है। इस पे बात करने के लिए स्मॉग के हवाले से भी हमारे साथ इन्वायरमेंटल लॉयर हैं फाहद मलिक साहब, उनको भी वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया फाहद साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू आमिर साहब। मैं बस फाहद साहब से इनके एक्सपर्ट ओपिनियन लेने से पहले मैं नाजरीन के लिए थोड़ा सा, ये हमारा एक एनुअल रिचुअल बन गया है मातम का, कि ये अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है हम ये हर साल यही बहस करते हैं। और जब बिल्कुल ये कंसिस्टेंटली कई सालों से लाहौर जो है वो नंबर 1, 2 और अब तो 1 भी मार्जिन के साथ है। हमने देखा है कि कई शहर जो है, फॉर एग्जांपल दिल्ली का अभी भी मैं फिगर देख रहा था, बुरा है कि उनका 316 पे इंडेक्स चला गया हुआ है, थोड़ा सा कम किया है, बुरा है, अभी भी 316 है। बीजिंग ने 47% इम्प्रूवमेंट कर ली है और अपना उनका 178 पे चला गया है। वरना 1, 2, 3 में ये शहर भी रहते थे। और हमारा 436 पे, आम आदमी को सिर्फ ये मैं बता दूं कि 436 पे जो बाहर के मुल्कों में ये बताया जाता है कि दफ्तर बंद हो जाते हैं, बच्चों को स्कूल जाना बंद कर देते हैं, लोगों को घर में कैद कर दिया जाता है कि जनाब बाहर नहीं निकलना। ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हैजर्डस के उसमें आता है। फाद साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ? और इसकी वजूहात प्लीज़ बताइएगा। ये हर साल हम पूछते हैं, तो ज़रा रिपीट ही एक किस्म का होता है, मगर क्या करें, किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 300 से ऊपर अगर AQI हो तो बाकी दुनिया के ममालिक के अंदर दफ्तर, स्कूल सब कुछ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक एहसास है कि जो इस लेवल की जो बैड एयर क्वालिटी होती है वो डायरेक्टली हैजर्डस है आपकी हेल्थ के लिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इशू होता है, एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं PM 2.5। PM 2.5 एक पर्टिकुलर पार्टिकल साइज है, वो आपकी बॉडी फिल्टर नहीं कर सकती, वो डायरेक्ट आपकी लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। देयर इज नो वे टू फिल्टर दैट आउट। बाकी दुनिया के ममालिक, आपने जिक्र किया कि बीजिंग अभी भी 176 पे, बीजिंग एक जमाने में उधर होता था जिधर हम आज है। उन्होंने 70% अपनी एयर क्वालिटी की एमिशंस रिड्यूस की हैं ओवर द पास्ट 7 years। ज़्यादा अरसा नहीं लगा, हम भी कुछ 7-8 साल से ही स्ट्रगल कर रहे हैं इस इशू के साथ। उस 7-8 साल पे हम हर साल पहले से आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, जो है हमारा जो सोल्यूशन होता है, अभी पिछले दिन उन्होंने कहा जी दुकानें बंद कर दो, मार्केटें बंद कर दो। ये जो तमाम दुनिया के शहरों ने किए, उन्होंने बड़ी होलिस्टिक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने एमिशंस को भी कंट्रोल किया, उन्होंने एयर को भी किया, उन्होंने फैक्ट्री को किया, गाड़ियों का मॉडल इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ गए, एमिशन जो टेस्ट है वो अपने वो किए। दिल्ली के अंदर 10 साल से पुरानी गाड़ी चल नहीं सकती। फिर ये एक मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सारे मेजर्स लिए कि शॉर्ट टर्म में इमरजेंसी के लिए क्या करना है, मिड टर्म में क्या करना है। हमारे यहाँ वो कहते हैं जी दुकानें बंद करें, मार्केटें बंद करें, मसले का हल हो जाएगा। आमिर साहब, मजे की बात यह है कि आपने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म पॉलिसीज की बात की। ये सारी पॉलिसीज बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है उसको हम एनवायरमेंटल टर्म्स में कहते हैं सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी, कि ये जितनी भी एयर पोल्यूशन है इसके कॉजेज एग्जैक्टली है क्या। मजे की बात यह है कि 2016 से हम इस इशू के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने आज तक लाहौर शहर की सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी नहीं की। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को एक बाकायदा स्टडी करानी चाहिए जिसमें पता लगे कि ठीक है एयर क्वालिटी खराब है, पता लग गया हमें, अब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ताकि जो भी हम पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बनाएं वो उन कंपोनेंट्स के साथ हो। अभी तक जो एक ही कॉम्प्रिहेंसिव लाहौर के ऊपर स्टडी की गई है वो अर्बन यूनिट पंजाब ने की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अर्बन यूनिट पंजाब के मुताबिक 83%
हमारी जितनी भी एयर क्वालिटी हमारी बैड एयर क्वालिटी के अंदर कंपोनेंट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। होता ये है कि जब भी स्मॉग का इशू आता है हम सबसे पहले कहते हैं कि किसानों का कसूर है क्योंकि वो क्रॉप बर्निंग करते हैं। मजे की बात, वही अर्बन यूनिट की वाहिद स्टडी जो 577 दिन के ऊपर उन्होंने स्टडी की है, वो कहती है कि जी क्रॉप बर्निंग 3.9% कंट्रीब्यूटर है इस सारे इशू का। 83% सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। अगर हम लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म स्ट्रैटेजीज की भी बात करें तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये आती है कि अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रॉब्लम है, गाड़ियों में प्रॉब्लम है, तो पहला मसला ये गाड़ियां रिड्यूस करें। हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम अगर 83% जिस तरह आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट से आ रही है, फर्ज करें स्ट्रेटेजी बना अगर इसको मान लिया जाए कि जनाब सरकारी ये रिपोर्ट जो ठीक है, अगर इसको मान लिया जाए तो इसके लिए जो सोल्यूशन बनाया जाए, फॉर एग्जांपल कि आप जी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ चले जाएं, आप एमिशंस को कंट्रोल करें, आप जो है फ्यूल को चेंज करें, आप इस तरह की जो पूरे हैं इम्प्लीमेंटेशन का अभी तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं सुनने में आ रही कि बनाई क्या है। पर यहाँ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आ जाती है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंस को कहेगी लोकल बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो गाड़ियों के अगर मॉडल चेंज करवाने हैं तो ऑटो इंडस्ट्री से बातचीत और उसको रेगुलेट करना या फ्यूल को तब्दील करने के लिए एक पूरी पॉलिसी बनाना एंड देन रेगुलेट करना, एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है वो रेगुलेट करना। तो ये फिर और 7 साल बाद भी हम दोबारा यही आप और मैं बहस किया करेंगे। सर नहीं, एक्चुअली इतनी कॉम्प्लिकेटेड हल है नहीं इसका हल बड़ा सिंपल है और इसका हल प्रोविंशियल लेवल पे भी हो सकता है, लोकल लेवल पे भी हो सकता है। लास्ट मिनट आप सब करें, लास्ट मिनट मैं आपको बिल्कुल सिंपल आपको सोल्यूशन बता देता हूं। इसका हल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका हल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, इसका हल नए मॉडल की गाड़ियां नहीं है। लाहौर शहर के साइज के जितने भी दुनिया में डेवलप्ड ममालिक में शहर एग्जिस्ट करते हैं, उन तमाम शहरों में मेजॉरिटी जो आपकी है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती है। हम लेकिन गाड़ियों को प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं सड़कें चौड़ी कर रहे हैं क्योंकि और गाड़ियां आ रही हैं, हम कहते हैं अंडरपास बनाएं ताकि गाड़ियां जल्दी निकल जाएं, हम कहते हैं ब्रिज बनाएं ताकि गाड़ियां जल्दी निकल जाएं। सोल्यूशन इसका जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता ट्रांसपोर्ट सेक्टर की एमिशन रिड्यूस करने का। दुनिया भर में बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में जो है लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जा रहे हैं। मैं जब बचपन में था तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ही स्कूल कॉलेज जाया करते थे और हम उल्टा गए हैं कि हम पहले हमारे यहाँ शहरों में तमाम में लोकल कराची के अंदर ट्रेन भी चलती थी, लाहौर के अंदर बसें चलती थी, अब उल्टा हो गया है। इंशाल्लाह फिर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया। फात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।